गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइमरी एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक्टिविटीज़ यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। प्राइमरी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ, वो एक्टिविटीज़ जो इनकम जनरेट करने के लिए की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उन्हें हम तीन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ which are based on nature. They use natural resources to make their products. Secondary activities, they use raw materials from primary sector, develop them into final goods. And tertiary activities which support primary and tertiary by various activities. अब इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज इनमें की जाती हैं, वो हैं माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फॉरेस्ट्री। इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग यानी शिकार करना और गैदरिंग यानी चीजों को इकट्ठा करना। स्टूडेंट्स, हंटिंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होकर एक सबसिस्टेंस की एक्टिविटी हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हंट किया करते थे। जो नियर बाय जो अवेलेबल एनिमल्स थे उन्हें हंट कर कर अपने फूड नीड्स को पूरा करते थे। और गैदरिंग, इसमें फूड प्रोडक्ट्स को गैदर किया जाता था हार्श वेदर कंडीशंस में यूज करने के लिए, या ऐसे टाइम्स में जब फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उस समय ये जैसे कि वाइल्ड बेरीज होती हैं, जैसे हनी होता है, इन सबको कलेक्ट किया जाता है और यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये प्रिमिटिव एक्टिविटीज हैं, ये पुरानी एक्टिविटीज हैं, आज भी यूज हो रही है लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक। लेकिन पहले प्रिमिटिव टाइम में ज्यादातर लोग हंटिंग और गैदरिंग कर कर ही अपनी नीड्स को पूरा किया करते थे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज पेस्टोरलिज्म। स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री में पास्चर्स को यूज किया जाता है अपने हर्ड्स की, अपने एनिमल्स की फूड नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड पेस्टोरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन टू वेज। फर्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग, जिसे हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। इन नोमैडिक हर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर केप्ट इन हर्ड। नोमैडिक हर्डिंग में अलग अलग तरह के जानवरों को रखा जाता है ताकि अलग अलग तरह की नीड्स पूरी हो सके। सेकेंड, मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर्स विच इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस। यहाँ पर हर सीजन में पास्चर्स की कंडीशन में चेंजेस आते हैं, इसलिए अच्छे पास्चर्स की सर्च के लिए मूवमेंट किया जाता है, जो कि एक सीजनल मूवमेंट है और जिसे हम ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। लो कैपिटल नीडेड। नोमैडिक हर्डिंग में बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है पास्चर्स, और जिसके लिए वो सिर्फ मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट पास्चर्स के लिए नहीं करना होता है। बेसिक हेल्थ केयर, मतलब यहाँ पर एक बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है एनिमल्स को, और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये कमर्शियल होती है, पूरी तरह से प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रैक्टिस होती है, जिसमें एक तरह के एनिमल को रखा जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके। एक एनिमल के ऊपर अच्छी सी रिसर्च की जाती है, नॉलेज गेन किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है वर्कर्स का, और एक एनिमल को इसमें रखा जाता है, एक टाइप के एनिमल्स को। अब देखते हैं परमानेंट रेंचेस, मतलब एनिमल्स आर केप्ट इन परमानेंट रेंचेस। जैसा हमने यहाँ देखा था, एक मूवमेंट होता है सीजनल, यहाँ पर कमर्शियल रियरिंग में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में बड़े रेंचेस होते हैं जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, वहीं पर उनको उनका फूड, उनका फॉडर जिसे कहते हैं हम, एनिमल फूड, वो सब वहीं मैनुअली प्रोवाइड करवाया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव है, जैसा हमने यहाँ देखा था। बेसिक नीड है पास्चर्स, जिसके लिए यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मूव करके पास्चर सर्च किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राउंड द ईयर अच्छी
फूड सप्लाई के लिए काफी कैपिटल यहाँ पर यूज करना होता है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव प्रैक्टिस हुई। उसके बाद हम देखते हैं एडवांस हेल्थ केयर। अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज हमने पहले ही देख लिया है कि ये कमर्शियल प्रैक्टिस है। द प्रिंसिपल गोल इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, सो मोर एफर्ट्स आर डन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग के कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये शीप्स एंड केमल्स, इनके साथ जो भी हर्डर्स हैं वो अपने सारे सामान के साथ अपना वो इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। हम जानते हैं कि जो राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान के जो एरिड एरियाज हैं वहां से कुछ शीप एंड केमल हर्डर्स हमारे जो ग्रीनर एरियाज हैं हमारे स्टेट के या दूसरे स्टेट्स के भी जो ग्रीनर एरियाज हैं वहां पर ये लोग रेगुलर मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में आप देख सकते हैं रेगुलर डेटा कलेक्ट किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है एनिमल्स की, उन्हें एडवांस हेल्थ केयर दिया जाता है और परमानेंट रेंचेज में उन्हें रखा जाता है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर या कृषि। स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री के बाद प्रिमिटिव ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर सीखा, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, फूड ग्रेन्स को ग्रो करना सीखा, ऑब्जर्व किया और सीखा। नेचुरल फर्टिलिटी को उन्होंने यूज किया, नेचर के फोर्सेस को अपने बेनिफिट के लिए वो यूज करना सीख गए। तो एग्रीकल्चर जैसा आज परफॉर्म किया जाता है हमेशा से इस तरह से परफॉर्म नहीं किया जाता था। जैसे कि हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए वैसे हमारी टेक्निक्स इवॉल्व हुई, हमारी एक्टिविटीज इवॉल्व होती गई साथ में, तो एग्रीकल्चर भी इवॉल्व हुआ। तो शुरुआती सबसे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक वर्ड सब्सिस्टेंस। इस वर्ड सब्सिस्टेंस का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, टू फुलफिलिंग ओन नीड्स, अपनी फूड ग्रेन नीड्स को पूरा करना। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका एक फीचर है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा कल्टीवेशन जिसमें एक क्रॉप साइकिल के बाद फार्म लैंड को चेंज कर दिया जाता है, नई जमीनों में नई जमीन पर सोइंग की जाती है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न, इसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, किसी भी नई फार्म लैंड को यूज करने से पहले वहां पर जो भी वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है वहां की, उसे जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, जिससे नेचुरल फर्टिलिटी तैयार हो जाती है। जो कार्बन कंटेंट होता है जलने के बाद उससे डिसइंफेक्शन हो जाता है, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ओल्ड टेक्निक्स यूज की जाती थी, पुरानी टेक्निक्स यूज की जाती थी। कोई क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता था, जैसे आज हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को ह्यूमंस ने टाइम के साथ साथ सीखा, लेकिन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जब हम परफॉर्म करते थे तब किसी क्रॉपिंग पैटर्न का नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल ओनली। उस समय इरिगेशन के लिए सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंस थी। आज हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन उस समय सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करते थे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दे यूज नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आज की तरह किसी फर्टिलाइजर, किसी पेस्टिसाइड, किसी चीज को, मेन्योर को यूज नहीं किया जाता था, सिर्फ नेचुरल फर्टिलिटी को पर डिपेंड रहते थे। और इन सब रीजंस के कारण जो यील्ड थी, जो पैदावार थी, वो कम हुआ करती थी। आप देख सकते हैं ओल्ड टेक्निक्स हैं, कोई क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है, रेनफॉल पर पूरी तरह डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से कोई ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं, तो यील्ड जो है वो कम ही होगी। इसके अपोजिट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाएं, तो इसमें लेबर इंटेंसिव इसका पहला फीचर है, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत करनी होती थी। बेसिकली इट वाज अबाउट मोर लेबर, ज्यादा मेहनत करनी होती थी। परमानेंट फील्ड्स, जैसा कि प्रिमिटिव में हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था, डिफरेंट जगहों पर हर बार सोइंग की जाती थी,
लेकिन ये तब पॉसिबल था जब पॉपुलेशन कम थी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारे पास इतनी ज्यादा कल्टीवेबल लैंड नहीं थी कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म कर सके। तो इसलिए जो जमीन, जो फार्म्स थे वो परमानेंट फील्ड्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद यूज ऑफ सिंपल टूल्स, जैसा कि हमने देखा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, हमें ज्यादा फूड ग्रेन्स की जरूरत थी। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन नीडेड मोर फूड ग्रेन्स, सो दे स्टार्टेड मेकिंग मोर एफर्ट्स। सिंपल टूल्स को यूज किया जाने लगा। क्रॉपिंग पैटर्न्स वर फॉलोड, जैसे हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझा, हम उन्हें फॉलो करते गए इन ऑर्डर टू गेट मोर फूड ग्रेन्स, मोर प्रोडक्शन। क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो किया गया। मैनुअल इरिगेशन, रेनफॉल पर डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम किया गया और मैनुअल मेथड्स ऑफ इरिगेशन वर डेवलप्ड, नए तरीके सिंचाई के खोजे गए। इसके बाद देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज किया जाने लगा, जैविक खाद को यूज किया जाने लगा ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इन सब से रिजल्ट मिला हाई यील्ड, पैदावार बढ़ गई। आगे देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे जैसे हम ह्यूमंस ने फूड ग्रेन्स में अच्छी प्रोडक्शन अचीव की, उसके बाद हम फर्दर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। स्टूडेंट्स, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें हर क्रॉप साइकिल में सोइंग नहीं करनी होती है। प्लांट्स को एक बार लगाया जाता है और कुछ सालों तक उनसे प्रोडक्शन लिया जाता है। अब हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर मार्केट। जैसा कि हमने अभी देखा, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्रॉप्स अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर कंप्लीटली मार्केट ओरिएंटेड होता है, मार्केट में बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना होता है और लेबर की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन एग्रीकल्चर focuses on some cash crops which are used as raw material in several industries. ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं शुगर केन, बनाना, रबर, कॉफी एंड टी। शुगर केन शुगर इंडस्ट्री में काम आता है, रबर इंडस्ट्री कंप्लीटली रबर के ऊपर बेस्ड है, कॉफी एंड टी ये जो बेवरेजेस हैं ये भी इंडस्ट्रियली प्रोसेस होने के बाद हमारे लिए फाइनल गुड्स बनकर तैयार होती हैं। सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, एक तरह की क्रॉप उगाई जाती है और लार्ज एरियाज को इसमें कवर किया जाता है। यूज ऑफ एडवांस टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एज वी नो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। सो ज्यादा प्रॉफिट के लिए एडवांस टेक्निक्स को यूज किया जाता है और साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करके कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा यील्ड लेने की। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड HYV सीड्स आर यूज्ड। केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगेन ये सारे एफर्ट्स ज्यादा यील्ड के लिए किए जा रहे हैं। मेजर क्रॉप्स है शुगर केन, बनाना, रबर एंड कॉफी। आप देख सकते हैं ये एक टी प्लांटेशन का पिक्चर है। यहाँ पर टी लीव्स को कलेक्ट किया जा रहा है, फ्रेश स्प्राउटिंग को कलेक्ट किया जा रहा है और ये काम राउंड द क्लॉक पूरे दिन ये काम चलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव वाला पॉइंट है, वो आप उसको आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक रबर प्लांटेशन है, रबर कलेक्ट किया जा रहा है, रॉ रबर कलेक्ट किया जा रहा है एक प्लांट से। तो ये रेगुलर कलेक्ट करना होता है, तो इस कारण से लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। स्टूडेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होती है, उनके लिए ये मिक्स्ड फार्मिंग एक बहुत सुटेबल ऑप्शन है, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री प्लस फार्मिंग दोनों साथ में परफॉर्म किए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटी लैंड होल्डिंग में एक स्मॉल फार्मर ऑक्सेस जो हैं, बैल जो हैं, इनसे कल्टीवेशन कर रहे हैं
और साथ में आप देख सकते हैं हाउस होल्ड में कुछ पोल्ट्री की रियरिंग की जा रही है, ताकि जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो यहाँ से पूरी हो जाए और जो रेगुलर कैश डिमांड्स होती है वो इन एनिमल्स से पूरी हो जाए। अब देखते हैं डेयरी फार्मिंग। एडवांस रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। मिल्चिंग, जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, उनको इसमें एक एडवांस तरीके से उनकी रियरिंग की जाती है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ये, इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि लार्ज एरियाज में शेड्स बनवाने होते हैं, फॉडर के स्टोरेज बनवाने होते हैं और अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। ओके, स्पेशल एम्फेसिस ऑन कैटल ब्रीडिंग। कैटल की ब्रीडिंग पर काफी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कैटल की ब्रीडिंग से ज्यादा कैटल ऑब्टेन किए जा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उससे। हेल्थ केयर, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। वेटरनरी सर्विस, मतलब किसी तरह की डिजीज अगर होती है एनिमल्स को तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। आगे देखते हैं, नो ऑफ सीजन। इस डेयरी फार्मिंग में कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। हम जानते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम सभी लोग रेगुलरली यूज करते हैं, तो इस वजह से कोई ऑफ सीजन नहीं मिलता इस सेक्टर में। लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है रेगुलर उन एनिमल्स की केयर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनकी मिल्चिंग के लिए। कहीं पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मशीन्स का यूज किया जाता है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर मशीन से नहीं मैनुअली ये काम किया जाए तो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर बढ़ जाएगी। नियर अर्बन सेंटर्स to prevent perishability of products and to save the transportation time. Next, now we'll discuss market gardening which is done for profitability. Products such as flowers, vegetables and fruits are grown here. मार्केट गार्डनिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स जो टोटली मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, हाई वैल्यू होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सबको ग्रो किया जाता है। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, इन दोनों को कंपैरेटिवली हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स अपनी लैंड के ओनर खुद होते हैं, while in collective farming गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ लैंड। कलेक्टिव फार्मिंग में सरकार जमीन की स्वामी होती है। हम जानते हैं कलेक्टिव फार्मिंग पे आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। जोसेफ स्टालिन रशिया में, यूएसएसआर में, सॉरी रशिया नहीं, यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन जब प्रेसिडेंट थे 1934 में, तब उन्होंने इस कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फार्म सप्लाईज। गवर्नमेंट की लैंड ओनरशिप भी गवर्नमेंट की है, तो फार्म सप्लाईज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फार्म सप्लाईज जैसे कि पेस्टिसाइड्स, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सभी गवर्नमेंट सप्लाई करती है। वाइल कोऑपरेटिव फार्मिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सब प्रोवाइड करती है और फार्मर्स की हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने तक। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिटेबल फार्मिंग। यहाँ पर फार्मर्स अपने रिसोर्सेज जैसे कि अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट्स, अपने मशीन्स, इनकी सबकी पूलिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल द प्रोड्यूस इज टेकन बाय गवर्नमेंट एंड फार्मर गेट देयर शेयर ऑफ फूड ग्रेन्स। सारी प्रोड्यूस यहाँ पर गवर्नमेंट ले लेती है। यहाँ पर तो सेलिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सारा प्रोड्यूस ले लेती है और फार्मर्स को अपना शेयर मिल जाता है, जस्ट फूड ग्रेन्स। तो ये थे कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। आप यहां देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, जो कि अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी, इसकी जो दोनों साइड्स हैं, मतलब यूरोपियन साइड और अफ्रीकन साइड, इन दोनों में ये मेनली परफॉर्म किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज द मेन हाईलाइट। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टे फल होते हैं, इनका कल्टीवेशन किया जाता है ऑन ईदर साइड्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और इसकी मेन बात है विटिकल्चर या ग्रेप कल्टीवेशन। स्टूडेंट्स, विटिकल्चर मतलब होता है ग्रेप्स कल्टीवेशन या अंगूर की खेती।
ये बेस्ट क्वालिटी वाइन्स के लिए की जाती है, और जो कि बेस्ट क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं वो वाइन प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, और जो सेकेंडरी क्वालिटीज होती है उनसे रेजिन्स बना ली जाती है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक टोटली डिफरेंट एक्टिविटी माइनिंग के ऊपर। अब तक हमने एनिमल हस्बेंड्री डिस्कस कर ली है, एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया। अब तीसरी एक्टिविटी देख लेते हैं, माइनिंग। माइनिंग मतलब आप सभी जानते हैं बिल्कुल, मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं हम जब माइनिंग कर कर, जमीन के अंदर खुदाई करके जब कुछ प्रीशियस मेटल्स या नॉन मेटल्स को हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज माइनिंग। माइनिंग दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, एक तो सरफेस माइनिंग होती है और एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। आप इसको देख सकते हैं इन फोटोज को, यहाँ पर एक टनल है और यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ सरफेस पर माइनिंग की जा रही है। कुछ मेटल्स, कुछ मेनली मेटल्स जो है वो हमें अंडरग्राउंड माइनिंग में मिलते हैं, और नॉन मेटल्स जनरली सरफेस माइनिंग में मिल जाते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, माइनिंग पर अपना प्रभाव डालते हैं। उनको दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, फिजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल ऐसे फैक्टर्स जो फिजिकली हम जिनको देख सकते हैं इजीली, जैसे कि मिनरल्स की साइज। यहाँ पर साइज का मतलब है कितनी क्वांटिटी में कोई मिनरल वहां पर डिपॉजिटेड है, मतलब साइज ऑफ डिपॉजिट। सेकंड है ग्रेड, क्वालिटी कैसी है उस मिनरल की। और तीसरी है मोड ऑफ अकरेंस, किस तरह की अकरेंस है, क्या सरफेस पर अकरेंस है या किसी टनल की फॉर्म में अंडरग्राउंड अकरेंस है जिसमें टनल की फॉर्म में माइनिंग करनी हो। तो फिजिकल फैक्टर्स किस तरह माइनिंग को अफेक्ट करेंगे। आप सोचिए, अगर किसी जगह पर गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन इतने छोटे डिपॉजिट हैं कि उसकी मेटलर्जी, उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो सब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, तो वहां पर माइनिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो माइनिंग नहीं की जाएगी। तो साइज से ये इफेक्ट आ गया। उसके बाद देखते हैं ग्रेड। अगर क्वालिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कमजोर है, थोड़ी सी कम क्वालिटी के, कम ग्रेड के मिनरल्स हैं, तो भी माइनिंग नहीं की जाती है। और अकरेंस, कभी कुछ मिनरल्स की अकरेंस बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है माइनर्स के लिए, जैसे कि सरफेस माइनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनिंग करना काफी इजी होगा बजाय इसके। तो कैसी अकरेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि माइनिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि डिमांड। वो मिनरल्स जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, दे आर लाइकली टू बी ऑब्टेन एट एनी कॉस्ट। बहुत ज्यादा डिमांड है तो जरूर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम, किस तरह के नहीं करेंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं किसी माइनिंग की, उससे भी माइनिंग पर इफेक्ट आता है। और आखिरी है कैपिटल, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर माइनिंग की प्रोसेस को किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट। तो ये था आपका चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज। आई होप मेरी कोशिश आपके लिए बेनिफिशियल होगी। स्टूडेंट्स, आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं देख रहा हूं कि व्यूज रेगुलरली आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शंस थोड़े कम हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम्स के पहले मैं चाहता हूं एग्जाम्स के पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।